हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करते हैं जेम्स प्रिंसेप का अनसुना या अनकहा इतिहास और धम्मलिपि की खोज, इसके पीछे का क्या इतिहास है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में बहुत से विदेशी आए और कोई सोना तो कोई चांदी लेकर के यहाँ से कुछ ना कुछ लूट के गया। परंतु बात वहीं पर एक ऐसा अंग्रेज आया जिसका नाम जेम्स प्रिंसेप था, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से, वो अपने देश जब इंग्लैंड वापस लौटा तो अपने बीमार शरीर को लेकर के गया और हम सभी के लिए भारत की प्राचीन सभ्यता का इतिहास का खजाना खोज कर गया। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा खोजी गई धम्मलिपि के कारण ही आज भारत का प्राचीन इतिहास स्पष्ट हो पाया है। यह जेम्स प्रिंसेप की ही देन है। सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार सांची के स्तूप पर धम्मलिपि को पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने सांची के स्तूप पर पहली बार दानंग शब्द को पढ़ा था। इसके बाद उन्होंने धम्मलिपि की पूरी वर्णमाला को इजाद किया और ठीक उसके अगले ही वर्ष सन 1838 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप गंभीर रूप से अपने सर दर्द की प्रॉब्लम से बीमार हो गए और ठीक उसके 3 वर्षों के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। शुक्र है कि जेम्स प्रिंसेप अपने मृत्यु होने के पूर्व यह महत्वपूर्ण कार्य कर गए। एक बहुत ही संयोग की बात है कि जेम्स प्रिंसेप की आयु मात्र 40 वर्ष में ही हो गई थी और जब उनकी मृत्यु हुई और प्राचीन भारत के सम्राट अशोक ने 40 वर्ष तक ही शासन किया था, जिस वर्ष 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने भारत की प्राचीन धम्मलिपि की खोज की या उसको डिकोड किया था, उसी वर्ष उनकी पत्नी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था जिसका नाम एलिजा था। उनके कोई बेटा नहीं था। जेम्स प्रिंसेप के कई भाई थे जो भारत में उच्च पदों पर कार्यरत थे। एक भाई उनका सिविल सर्विसेज में था और एक बंगाल में एडवोकेट जनरल थे। जेम्स प्रिंसेप का एक समृद्ध परिवार था। जेम्स प्रिंसेप बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे। जेम्स प्रिंसेप के पिता भारत में आए थे नील की खेती करने के लिए और वो नील का कारोबार या व्यवसाय करते थे। सन 1787 ईस्वी में वो अपने देश इंग्लैंड लौट गए और खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारी के रूप में स्थापित किया और बाद में वो इंग्लैंड की संसद के सदस्य भी बने। जॉन प्रिंसेप कुल 10 बेटा और बेटी के पिता थे। जेम्स प्रिंसेप पहली बार भारत में 15 सितंबर 1819 को अपने भाई हेनरी के साथ आए थे
और पहली बहाली उनकी कोलकाता के टेक्साल में हुई थी। टेक्साल में वह एक पारखी के पद पर परखने या निरीक्षण करने वाले के पद पर तैनात हुई, जो कि सिक्कों के तापमान या ढलाई का, परंतु 1820 ईस्वी में उनको उनके वरिष्ठ प्रख्यात भाषाविद होरेल्समैन विल्सन इन्हें एक परख निरीक्षण के रूप में काम करने के लिए बनारस भेज दिए। जेम्स प्रिंसेप 1820 ईस्वी से 1830 ईस्वी तक बनारस के टकसाल में रहे। जेम्स प्रिंसेप ने इन्हीं 10 वर्षों में बनारस के लिए बहुत काम किया। बनारस के टकसाल की डिजाइन जेम्स प्रिंसेप ने ही की थी। बनारस के रामनगर में गंगा में पीपों का जो पुल बना था वो जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार बनवाया था। जेम्स प्रिंसेप घोड़े पे सवार होकर के बनारस से कर्मनासा नदी के तट पर उस पुल के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के लिए जाया करते थे और फिर शाम को वो फिर वहाँ से कर्मनासा नदी के पुल से फिर वो बनारस लौट आया करते थे। बनारस के गंदी पानी को निकालने के लिए अंडरग्राउंड नाला या ड्रेनेज सिस्टम जेम्स प्रिंसेप ने ही शुरू कराया था। बनारस का पहला मैप जेम्स प्रिंसेप ने ही तैयार किया था। बनारस का अक्षांश और दिशांतर भी जेम्स प्रिंसेप ने ही क्लियर किया था और जेम्स प्रिंसेप ने ही बनारस का इतिहास लिखा था। और बनारस के गंगा घाट व मंदिरों के चित्र जेम्स प्रिंसेप ने अपने हाथों से तैयार किए थे, क्योंकि उस समय कैमरा नहीं हुआ करता था। जेम्स प्रिंसेप की एक किताब है बनास इलस्ट्रेटेड, मतलब बनारस सचित्रण, यानी बनारस का चित्र सहित वर्णन, जो कि एक बहुचर्चित या प्रख्यात किताब है। जेम्स प्रिंसेप वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बनारस की पहली बार जनगणना करवाई थी। उस समय बनारस की आबादी कोई 1,80,000 के आसपास थी और बनारस में उस समय घरों की संख्या कुल 30,000 थी। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने केवल धम्म लिपि को ही कोड किया था, जबकि वह बहुत ही जीनियस व्यक्ति थे। उन्होंने कई वैज्ञानिक उपकरण भी बनाए थे। वातावरण का दाब मापने का बैरोमीटर भी बनाया था। धूल के सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों को तोलने के लिए एक तराजू भी बनाया था। जेम्स प्रिंसेप आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ साथ अंतरिक्ष का भी ज्ञान रखते थे, जबकि ज़्यादातर लोग उन्हें लिपि वैज्ञानिक या विशेषज्ञ ही जानते हैं। परंतु उस बनारस का दुर्भाग्य है कि जिस व्यक्ति ने बनारस के लिए इतने काम किए, उनकी या उसकी स्मृति यादगार में कोई एक भी स्मृति स्थल नहीं बनवाया गया। यह बहुत ही दुखद है कि जिस व्यक्ति ने 10 वर्षों में बनारस की एक एक इंच ज़मीन नाप ली और बनारस का काफ़ी विकास किया, उस महान शख्सियत जेम्स प्रिंसेप की याद में कोई भी गली, मोहल्ला, रोड या यादगार स्थल नहीं बनवाया गया। धन्य है वो कोलकाता नगर, जहाँ पर जेम्स प्रिंसेप बनारस से बहुत ही कम दिनों तक रहे और उनकी याद में प्रिंसेप घाट है, जो कि हुगली नदी के किनारे मौजूद है। जेम्स प्रिंसेप 1838 ईस्वी में नवंबर के महीने में गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और अपने सिर में
अत्यधिक दर्द होने के कारण उन्हें लगने लगा था कि अब मैं शायद नहीं बचूंगा। तब उन्होंने अपना इस्तीफा एशियाटिक सोसाइटी के मेंबरों को दे दिया और 22 नवंबर 1938 ईस्वी को अपने देश लंदन के लिए रवाना हो गए। परंतु एशियाटिक सोसाइटी ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी को ऐसा विश्वास था कि जेम्स प्रिंसेप जैसे ही ठीक होंगे वो इंग्लैंड से भारत के लिए लौटेंगे। तब तक यहाँ पर आकर भारत में कुछ और काम करेंगे। जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी 1832 ईस्वी में बने थे और सन 1838 ईस्वी तक अपने सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत रहे। मतलब 6 वर्ष तक जेम्स प्रिंसेप ने एशियाटिक सोसाइटी में काम किया। यही समय एशियाटिक सोसाइटी के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इन्हीं 6 वर्षों के दौरान बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुई, जो कि एशियाटिक सोसाइटी में इससे न पहले और न ही बाद में हुई थी। जेम्स प्रिंसेप से पहले एशियाटिक सोसाइटी के विद्वान व पुरातत्ववेत्ता थे, जो वो पांडुलिपियों के बीच में अपने ऑफिस में ही बैठे रहते थे, विलियम जोन्स। परंतु जेम्स प्रिंसेप अपने ऑफिस से बाहर निकलकर जहाँ जहाँ आर्कोलॉजिकल साइट हुआ करती थी वहाँ वहाँ पर वो स्वयं जाते और उसका स्वयं निरीक्षण किया करते थे। जेम्स प्रिंसेप ने धम्म लिपि ही नहीं बल्कि उन्होंने खरोष्टी लिपि को भी पढ़ा। धम्म लिपि को पढ़ना बहुत ही कठिन कार्य था, क्योंकि यह जो स्तंभ व शिलालेखों पर लिखा हुआ था उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि जो यूरोप के यात्री थे उनका ऐसा मानना था कि यह तो पिलर या स्तंभ ये सिकंदर का है। उस समय ये नहीं पता था कि यह पिलर सम्राट अशोक का है, क्योंकि सम्राट अशोक को कोई जानता ही नहीं था। यूरोप के यात्रियों का ऐसा मानना था कि सिकंदर ने पोरस को हराकर यह उसकी याद में पिलर खड़ा किया है या बनवाया है। तो विद्वानों ने माना कि पिलर पर जो लिखा हुआ है वह ग्रीक भाषा में लिखा होगा, क्योंकि सिकंदर यूनान का रहने वाला था। यह कहते हुए कि समय बीत गया, वह यूनान की ग्रीक भाषा है। एक बात की चर्चा और भी की जाती है कि यह संस्कृत में है, जबकि सम्राट अशोक के शिलालेख या स्तंभलेख प्राकृत पाली भाषा में थे और विद्वान पंडित पढ़ रहे थे उसे संस्कृत भाषा। इस बात का जेम्स प्रिंसेप को भी संदेह हुआ था कि यह संस्कृत भाषा है, परंतु वह संस्कृत भाषा का अभिलेख तो था नहीं। इसीलिए प्रिंसेप अभी सही मुकाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। समय बीतता जा रहा था। इसका एक कारण था कि जब धम्म लिपि में लिखे हुए कुछ शिलालेख मिले तो विलियम जोन्स ने कोलकाता से उसका छाप बनवाकर बनारस के अफसर को भेजे कि इस शिलालेख पर क्या लिखा हुआ है। उस समय बनारस विद्वानों का गढ़ माना जाता था, इसीलिए विलियम जोन्स ने उसे पढ़वाने के लिए बनारस को भेजा। तो बनारस के एक
महान विद्वान ब्राह्मण पंडित जी ने कहा कि यह महाभारत काल के भीष्म की गदा है और इस पर महाभारत का इतिहास लिखा हुआ है। युधिष्ठिर का वनवास लिखा हुआ है जो कि संस्कृत भाषा में है। इसके बाद में उस विद्वान ब्राह्मण पंडित ने उस पर एक किताब लिखी कि मैंने जो लिपि पढ़ी है वो सही है। ऐसा कहने के बाद में सभी को क्लियर हो गया कि हो सकता है भीम की गदा रही हो, क्योंकि भीम की गदा काफ़ी समय पहले से फिरोज शाह तुगलक के समय से कहा जाता रहा है। फिरोज शाह तुगलक का समय 1356 ईस्वी हुआ करता था। इस समय फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इतिहासकार एक अफीक ने ऐसा लिखा है कि इसको भीम का गदा ही बोलते हैं। फिरोज शाह तुगलक सम्राट अशोक के 2 स्तंभ, एक मेरठ से और दूसरा टोपरा से दिल्ली लाए थे। इसका अफीक ने अपनी किताब में बहुत ही अद्भुत वर्णन किया है या लिखा है। टोपरा वाला जो पिलर या स्तंभ था अशोक का, उसे दिल्ली लाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक स्पेशल 42 पहिए वाली गाड़ी बनवाई थी और रेशम की रुई के लिए टोपरा में एक ऐलान कर दिया था, क्योंकि उस पिलर में कहीं पर खरोंच ना लगे और जिस उस पिलर को उस रेशम की रुई में लपेटकर 42 पहियों वाली गाड़ी में लाद कर दिल्ली लाया गया। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बड़े बड़े विदुषी विद्वानों को बुलवाकर उसको पढ़वाना चाहा, परंतु कोई भी विद्वान उस भाषा लिपि को पढ़ नहीं सका। बाद में उन्हीं में से एक विद्वान ने कहा, मैंने इस पिलर पर लिखा हुआ पढ़ लिया है। इसमें लिखा है बहुत समय बाद में एक फिरोज शाह तुगलक नाम का विद्वान होगा, वही इस पिलर को हिला सकता है और दूसरा कोई नहीं हिला सकता। यही तो इस पर लिखा हुआ है। अंतोगत्वा उस लिपि को पढ़ा गया और उस पिलर को कोई नहीं कह रहा था कि यह पत्थर का है। सभी कह रहे थे कि ये पिलर किसी धातु मेटल का बना हुआ है। तो किसी ने इसे पीतल का कहा, तो किसी ने इसे संगमरमर का कहा। इतना खूबसूरत था सम्राट अशोक का स्तंभ लेख। उस दिल्ली वाले पिलर पर जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, देवनंग पियदसी राजा। तो वहीं पर जेम्स प्रिंसेप के सामने एक समस्या आई कि देवनंग पियदसी राजा कौन, ये कौन हो सकता है। जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार कहा था कि देवनंग पियदसी तथागत बुद्ध का नाम है, परंतु जब प्रिंसेप पियदसी के आगे राजा पढ़ते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि तथागत बुद्ध तो राजा नहीं थे, तो फिर ये देवनंग पियदसी कौन है। इस पर उन्होंने विचार किया कि देवनंग पिय श्रीलंका का राजा तिस हो सकता है। तिस राजा सम्राट अशोक के समय काल के थे, इसीलिए उन्होंने अपनी उपाधि देवनंग पिय लिखवाए होंगे। फिर जेम्स प्रिंसेप विचार करते हैं कि श्रीलंका के राजा
भारत के कोने कोने में अपने इतने शिलालेख क्यों लिखवा रहे हैं? उस समय सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी टर्नर हुआ करते थे, जो उस समय प्रिंस और उसी समय प्रिंसेप टकसाल के निरीक्षक के अधिकारी पद पर तैनात थे। तो वो उस समय श्रीलंका का इतिहास लिख रहे थे। उन दिनों वो दीपवंश और महावंश बौद्ध ग्रंथों का ट्रांसलेशन व अध्ययन भी कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि दीपवंश में ऐसा लिखा है कि पियदसी राजा अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रपौत्र और बिंबिसार के पुत्र थे। तो उन्होंने यह सूचना तुरंत जेम्स प्रिंसेप को दी कि पियदसी राजा अशोक का नाम था, जिसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंबिसार थे। तो देवनंग पियदसी पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को काफ़ी समय लगा था। इसी धम्म लिपि को इतिहासकारों ने ब्राह्मी लिपि कहा है, जबकि हमारे पास ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिस आधार पर हम इसे ब्राह्मी लिपि कह सकें। दरअसल यह कन्फ्यूजन यूरोप के विद्वानों को हुआ था और उसमें भूलर का नाम सबसे ऊपर आता है। चीनी विश्वकोश के आधार पर उस समय के विद्वानों ने धम्मा लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा और धम्मा लिपि को ही ब्राह्मी लिपि की उपाधि दे दी, क्योंकि ब्रह्मा ने इस लिपि को बनाया है, इसीलिए यह ब्राह्मी लिपि है। उसके बाद में प्राप्त सम्राट अशोक के शिलालेखों को जब पढ़ा गया तो उससे साफ साफ स्पष्ट हो गया और सम्राट अशोक ने स्वयं इसे धम्मा लिपि कहा है। इसी लिपि को कहीं पर लिबी भी लिखा मिलता है। इस लिबी शब्द से ही अंग्रेजी का लाइब्रेरी शब्द को उत्पन्न किया गया या इजाद किया गया। काफ़ी दिनों तक यह क्लियर नहीं था कि यह धम्मा लिपि देसी है या विदेशी, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि यह धम्मा लिपि अपनी देसी लिपि है, जिसका उदय हड़प्पन लिपि से हुआ है। क्योंकि इसमें कोई डाउट संदेह नहीं होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के 10 अक्षर हूबहू धम्मा लिपि के अक्षरों से मेल खाते हैं। अभी हाल ही में 2-4 सालों के अंदर दक्षिण भारत की खुदाई से प्राप्त धम्मा लिपि के कुछ नमूने मिले हैं। उनमें से 4 अक्षर एकदम फोटोकॉपी हैं सिंधु घाटी या हड़प्पन लिपि के। अतः इससे स्पष्ट है कि धम्मा लिपि का विकास हड़प्पन लिपि से हुआ है और भारत की सभी भाषाओं का उदय या विकास धम्मा लिपि से हुआ है। धन्यवाद।